हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.5 के सवाल हल करेंगे। इसका पहला सवाल मैंने पिछले वीडियो में हल करके बताया था। आज हम दूसरे सवाल से शुरू करेंगे। तो दूसरा सवाल देखिए इसका, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमें दो समीकरण दिए हुए हैं और हमने इसमें ए और बी का मान निकालना है और हमें शर्त क्या दी हुई है कि इन युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो इन समीकरणों को हम इस तरीके से लिखेंगे कि बराबर में 0 आ जाए। तो जो भी आपकी संख्या बराबर के राइट हैंड साइड में है वो हम दूसरी ओर ले जाएंगे। 7 को हम दूसरी ओर ले गए, -7 आ गया, बराबर 0 हो गया। और इसमें भी हमने जो ये 3a + b - 2 आपको दिया हुआ है वो हम दूसरी ओर ले गए तो बराबर में 0 आ गया। अब हमने इसमें कौन सी हमें कंडीशन दी हुई है कि इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होने चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमने a1 लिखना है। a1 का मान पहले समीकरण से देखेंगे 2, a2 का मान दूसरे समीकरण से x का गुणांक हमने देखा a - b। ऐसे ही b1 लिखेंगे, पहले समीकरण में y का गुणांक 3 और दूसरे से a + b। ऐसे ही c1 पहले समीकरण से अचर संख्या -7 और c2 माइनस का 3a + b - 2। अब हमने अनुपात निकालने हैं a1 बटा a2, तो वो आ गया 2 बटा a - b, b1 बटा b2 3 बटा a + b और c1 बटा c2 माइनस का 7 बटे में माइनस का 3a + b - 2, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब हमें पता है कि रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे? यदि तीनों अनुपात बराबर हों। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो यहाँ से a1 बटा a2 का मान रख दिया, b1 बटा b2 का रख दिया और c1 बटा c2 का रख दिया। अब हमने क्या करना है, इस समीकरण को हमने हल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम पहला और दूसरा टर्म देखते हैं इसका, उनको हम बराबर रखेंगे। तो उसके लिए देखो, 2 बटा a - b को हमने बराबर रख दिया 3 बटा a + b के। और इसी तरह से दूसरी और तीसरी टर्म को बराबर रखने पर 3 बटा a + b बराबर आ गया 7 बटा 3a + b - 2 के। अब इन दोनों समीकरणों को हमने हल करना है। तो इसके लिए इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको, a + b को ऊपर ले जाओ तो 2 से गुना हो गया, बराबर a - b भी ऊपर चला गया तो 3 से गुना हो गई। इसको खोल लिया, 2a + 2b बराबर 3a - 3b। अब b वाली संख्याएं एक तरफ ले गए और a वाली दूसरी ओर, तो 5b आ गया बराबर a। तो a का मान आ गया बराबर 5b। तो ये एक समीकरण आ गया हमारे पास। और दूसरे के लिए हमने क्या किया था, दूसरी और तीसरी टर्म्स को बराबर रखा था। तो इसमें भी 3a + b - 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा। ऐसे ही 7 से a + b की गुना करेंगे और इसको हल करने पर आ जाएगा 3 से 3 गुना करो 9a + 3b - 6 बराबर 7a + 7b। और इधर से फिर a वाली संख्याएं एक तरफ ले आए और b वाली दूसरी ओर रख ली, बाकी की संख्याएं। तो 2a का मान यहाँ से आ गया 4b = 6। ये दूसरा समीकरण आ गया। अब इस पहले और दूसरे समीकरण को हमने हल किया। कैसे हल किया? पहले समीकरण से a का मान 5 भी हमने दूसरे समीकरण में रख दिया। तो a की जगह हम रख देंगे 5b, तो 2 गुना 5b हो गया 10b माइनस b जो दूसरी ओर है उसको भी इधर ले आए, -4b बराबर में 6। अब 10b में से 4b गया तो 6b, उसका मान आ गया बराबर 6। तो यहाँ से b का मान आ गया 6 बटा 6 यानी कि 1। तो b का मान यदि 1 है तो a का मान हम पहले समीकरण से निकाल सकते हैं। तो a का मान आ गया 5 गुना 1 यानी कि 5। तो इस समीकरण का हल आ गया a बराबर 5 और b बराबर 1। अब इसी का दूसरा भाग देखिए, k के किस मान के लिए
निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। इसमें अब समीकरण हमें दे रखे हैं 3x प्लस वाई बराबर 1, और ये दूसरा समीकरण है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y बराबर 2k प्लस 1। तो इसके लिए हम देखेंगे, सबसे पहले हमने फिर से 1 को दूसरी ओर ले जाना है, तो 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, और इधर से 2k प्लस 1 को दूसरी ओर ले गए तो ये समीकरण आ गया। अब हमने फिर से a1 का मान लिखा, x का गुणांक देखा 3, और दूसरे समीकरण से a2 का मान x का गुणांक है 2k माइनस 1। ऐसे ही b1 के लिए y का गुणांक देखा पहले समीकरण में 1 और दूसरे में k माइनस 1। ऐसे ही c1 का मान पहले में अचर संख्या -1, दूसरे में माइनस का 2k प्लस 1। तो a1 बटा a2 निकाल लिया 3 बटा 2k माइनस 1, b1 बटा b2 निकाल लिया 1 बटा k माइनस 1, और c1 बटा c2 निकाल लिया -1 बटा माइनस का 2k प्लस 1। तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए आगे क्या करना है हमने। अब हमें इसमें कंडीशन दी हुई है कि रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल किस स्थिति में नहीं होता, जब हमारे जो अनुपात हैं वो किस तरह के होंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं बराबर c1 बटा c2। तो इस केस में अब देखो a1 बटा a2 का मान रख दो बराबर b1 बटा b2 का रख दो, और इस समीकरण को हम हल कर लेंगे। k माइनस 1 ऊपर चला गया तो 3 गुना k माइनस 1 आ गया बराबर 2k माइनस 1 गुना में 1 कर दिया, तो 3 अंदर चला गया 3k माइनस 3 हो गया बराबर 2k माइनस 1। अब k वाली संख्याओं को एक तरफ ले गए तो 3k माइनस का 2k हो गया, और इस 3 को इधर लेकर आए तो 3 माइनस 1 हो गया, तो k का मान आ गया 2। तो ये हमारा दूसरा सवाल हल हो गया। अब तीसरा सवाल देखिए। तीसरे सवाल में अब हमें दिया हुआ है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो इसमें भी हमें दो समीकरण दिए हुए हैं। तो 8x प्लस 5y, 9 को दूसरी ओर ले गए तो -9 बराबर 0, और दूसरा है 3x प्लस 2y, 4 को भी दूसरी ओर ले गए तो -4 बराबर 0। तो हमने दोनों को साथ साथ सॉल्व करेंगे दोनों विधियों से, एक और प्रतिस्थापन विधि से, दूसरी ओर वज्र गुणन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हमने क्या करना है कि पहले एक चर का मान दूसरे चर में निकाल लेना है। तो पहले समीकरण से y का मान निकाल लेंगे हम, वो आ जाएगा 9 माइनस 8x बराबर बटे में 5। इस 9 को दूसरी ओर ले गए, 8x को दूसरी ओर ले गए और 5 बटे में आ गया। और दूसरी तरफ हम वज्र गुणन विधि भी लिखेंगे, उसमें हमने x y 1 जैसे तरीका होता है इसका, और फिर 23 12 लिख लिया ताकि हमें याद रहे कौन सा कॉलम पहले आएगा। तो दूसरे कॉलम के कौन कौन से अंक हैं, 5 और 2, और तीसरे के -9 -4, पहले के 8 3, और फिर से दूसरे के 5 2। अब देखो आगे प्रतिस्थापन विधि में अब जो हमने y का मान निकाला था वो हमने दूसरे समीकरण में पुट कर दिया। तो 3x प्लस 2y की जगह आ गया 9 माइनस 8x बटे में 5 -4 बराबर 0। तो इस समीकरण को अब हम हल कर लेंगे। इसको 2 को अंदर ले गए तो 18 माइनस 16x रह गया, फिर एलसीएम ले लिया 5, और 5 दिया 15x आ गया, और फिर ये 5 इधर चला गया, 5 को 4 से गुना करा तो 20, और 15 में से -16x करा तो -x, तो -x का मान आ गया 20 में से 18 गया 2, तो x का मान आ गया, इसका मतलब -2। और x का मान यदि -2 है तो y का मान हम जो हमने पहले निकाला था y बराबर 9 माइनस 8x बटे में 5, वहाँ से x का मान रख देंगे हम -2, तो y का मान आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 16 बटे में 5। 9 जमा 16 होता है 25, तो ये रह गया 25 बटा 5 यानी कि 5। तो x का मान आ गया -2 और y का 5। और वज्र गुणन विधि भी साथ साथ हमने करनी है, तो उसमें x बटे में हमारे आ गया -20 माइनस का -18,
फिर y बटे में -27 माइनस 32 और बराबर 1 बटे में 16 -15। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -20 जमा 18 बराबर में y बटे में -27 माइनस प्लस 32 बराबर 1 बटे में 16 में से 15 गया 1। तो आगे x बटे में -20 जमा 18 हो गया -2, ऐसे ही -27 जमा 32 हो गया 5। तो पहले और तीसरे पार्ट को बराबर रखने पर x का मान आ गया -2 और दूसरे तीसरे को बराबर रखने पे y का मान आ गया 5। तो ये हमारा वज्र गुणन विधि है। तो हमें पता लग रहा है कि इसमें कम स्टेप्स हैं वज्र गुणन विधि में और ये इससे ज़्यादा आसान है, तो इसलिए वज्र गुणन विधि अधिक उपयुक्त है। अब चौथा सवाल देखो इसका, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो अगला सवाल देखो इसका, पहला भाग देखो, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक छात्रावास है, उसमें एक जो हमारा व्यय है जो नियत है, नियत मतलब फिक्स प्राइस है जो कि अदा करना ही करना है, जो कि पे करना ही करना है, चाहे आप कितने भी दिन रहो उस छात्रावास में। और दूसरा जो आपका किराया है वो उस पर निर्भर करता है कि आप कितने दिन आपने भोजन लिया है। जितने दिन भोजन लिया है उतना ही आपको एक दिन से गुना करके उस किराए को देना पड़ेगा। तो इसमें देखो, सबसे पहले हमने मान लिया कि हमारा जो मासिक व्यय है उसका जो नियत भाग है मतलब फिक्स पार्ट जो है वो है x रुपये और जो प्रतिदिन जो भोजन है उसका मूल्य है y रुपये। अब हमें पता है कि विद्यार्थी A कितने दिन भोजन किया, उसने 20 दिन। तो 20 दिन के भोजन का मूल्य हो गया 20y और नियत मतलब कि फिक्स किराया उसको x देना ही देना है। तो इससे हमारा समीकरण आ गया x + 20y बराबर में कितने रुपए दिए उसने, 1000 रुपये। तो यहाँ से पहला समीकरण आ गया हमारा। अब ऐसे ही दूसरा देखो, बी के लिए उसने कितने दिन भोजन किया, 26 दिन। तो उसका किराया भोजन का कितना आ गया, 26y और नियत किराया x फिर भी देना है, तो x + 26y कुल उसने रुपए दिए 1180, तो बराबर 1180। तो ये दूसरा समीकरण आ गया। अब इसको हमने वज्र गुणन विधि से सॉल्व कर लिया। तो कैसे किया, x y 1 लिखा और 23 12 जो तरीका आपको बताया था, सेकंड कॉलम में आएगा 20 26, फिर 3 के नीचे आप लिखेंगे -1000 -1180, 1 के नीचे आप लिखोगे 1 1 और 2 के नीचे आप लिखोगे 20 26। फिर x बटे में 20 की गुना -180 से, माइनस का साइन बीच में 26 की गुना -1000 से, बराबर y बटे में -1000 की गुना 1 से और फिर बीच में माइनस का निशान -1180 की गुना 1 से और बराबर 1 बटे में 1 की गुना 26 से और माइनस फिर से 1 की गुना 20 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बटे में, इसको हम सॉल्व करेंगे सारे को, तो x बटे में 2400 बराबर y बटा 180 बराबर 1/6। तो पहले और तीसरे भाग से x का मान आ गया 2400/6 और दूसरे और तीसरे भाग से y का मान आ गया 180/6। तो यहाँ से x का मान आ गया 400, y का 30 रुपये। तो इसका मतलब नियत भाग वाला किराया जो है, व्यय जो है वो है 400 रुपये और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य है 30 रुपये। अगला देखो भाग इसका, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न हमें पता है बटे वाली संख्याएं, ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर वाला अंश हमने मान लिया x, हर मान लिया y, तो हमारी भिन्न हो गई x/y। अब प्रश्न के अनुसार क्या दे रखा है कि जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है तो x - y,
तो वह 1/3 हो जाती है। तो x माइनस वाई 1/y, x में से 1 घटाना है आपने, x माइनस 1/y बराबर किसके आ गया, 1/3 के। तो 3 को ऊपर ले गए, ऐसे ही y को ऊपर ले गए, तो हमारे पास आ गया 3 गुना x माइनस 1 बराबर y। तो 3 से गुना करेंगे अब हम x माइनस 1 की, तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 3 बराबर में y को x की जगह पे x की साइड पे ले जाएंगे, 3x माइनस वाई, और 3 को दूसरी साइड, तो बराबर में 3। ये पहला समीकरण आ गया। अब दूसरी शर्त क्या थी हमारी कि यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए तो संख्या 1/4 हो जाती है। तो x बटे में आ जाएगा y प्लस 8, तो संख्या आ गई हमारी बराबर में 1/4। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, 4 को हम ऊपर ले गए, y प्लस 8 को भी ऊपर ले गए, तो 4x हो गया और बराबर y प्लस 8। तो y इधर आके माइनस का हो जाएगा, 4x माइनस वाई बराबर 8। ये दूसरा समीकरण आ गया। इन दोनों समीकरणों को फिर से हमने वज्र गुणन विधि से सॉल्व कर लिया। ये दोनों में बराबर 0 कर लेंगे हम, 3 को उस साइड ले जाएंगे, ऐसे 8 को भी दूसरी साइड ले जाएंगे, तो बराबर में 0 आ जाएगा। और फिर से आपने 23 12 ऐसे लिखना है। 2 के नीचे आपने y वाले कॉलम y के गुणांक लिखने हैं, 3 के नीचे आपने अचर संख्याएं लिखनी है, 1 के नीचे आपने x के गुणांक लिखने हैं, और फिर 2 के नीचे y के गुणांक लिखने हैं। -1 की गुना -8 से करेंगे, x बटे में -1 गुना -8 हो गया 8, माइनस में बीच में माइनस का निशान, और -1 गुना -3 3 बराबर y बटे में फिर से -3 गुना 4 -12, बीच में माइनस का निशान, और -8 गुना 3 -24 बराबर 1 बटे में 3 गुना -1 -3, बीच में माइनस का निशान, 4 गुना -1 -4। तो इसको हमने सॉल्व करा तो ये आ गया x/5 बराबर y/12 बराबर में 1। तो पहले और तीसरे भाग से x का मान आ गया 5, और दूसरे और तीसरे भाग से y का मान आ गया 12। तो हमारी भिन्न आ गई 5/12। तो ये इसका उत्तर आ गया। अब तीसरा भाग देखो, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करे जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? अब देखो इसमें हमने क्या निकालना है कि भाई टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो उसमें कुछ के उत्तर सही थे और कुछ के गलत थे। गलत को अशुद्ध बोला है इसने, तो हमने मान लिया कि सही उत्तरों की संख्या x थी और गलत यानी कि अशुद्ध उत्तरों की संख्या y थी। तो पहली शर्त क्या है कि यश ने कितने अंक अर्जित करे, 40, और कैसे अर्जित करे कि उसके सही उत्तर पर 3 अंक मिले। तो सही उत्तरों की संख्या x थी, तो अंक हो गए 3x, और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। तो अशुद्ध हमारे उत्तर हैं y, तो 1 गुना y ही होगा, और सही में से हम गलत जो हैं हमारे उत्तर उनके नंबरों को घटाएंगे। तो 3x माइनस वाई, तो कुल अंक हो गए 40। तो पहला समीकरण आ गया 3x माइनस वाई बराबर 40। 40 को हम दूसरी ओर ले गए, बराबर में 0 हो गया। अब दूसरी शर्त के अनुसार फिर से सही उत्तर है 4 अंक सही उत्तर पर मिले, तो सही उत्तरों पर 4 अंक यदि मिले तो कुल अंक हो गए 4x, और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटे। तो अशुद्ध उत्तर है हमारे y, तो कितने अंक कट गए उसके, 2y। तो 4x में से हम 2y घटा देंगे और कुल उसको अंक मिले अब 50, तो बराबर 50। तो यहाँ से दूसरा समीकरण आ गया, और फिर हम उसको वज्र गुणन विधि से दोबारा से सॉल्व करेंगे। x y 1 लिखा, x के नीचे y के गुणांक, फिर अचर संख्याएं, फिर x के गुणांक और फिर y के गुणांक। तो x बटे में आ गया, इन दोनों की गुना करो 50 माइनस में 80, y बटे में -160 -150, और 1 बटे में -6 -4। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो x बटा -30 बराबर y बटा -10 बराबर 1 बटा -2। तो यहाँ से हमारे पास पहले और तीसरे भाग से x का मान आ जाता है 15,
और दूसरे और तीसरे भाग से y का मान आ जाता है 5। तो कुल प्रश्नों की संख्या, अब ये ध्यान देने वाली बात है कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, जितने हमने सही उत्तरों की संख्या ली और अशुद्ध उत्तरों की संख्या ली उन दोनों का योग, यानी कि x + y। तो ये आ गया 15 + 5 = 20। अब इसी का चौथा भाग देखिए। चौथा भाग देखिए, एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या है कि हमें दो स्थान दे रखे हैं A और B, उनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। अब A से एक गाड़ी ने सबसे पहले चलना शुरू करा, दूसरी ने B से, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं और वो 5 घंटे बाद मिलती हैं पहली शर्त के अनुसार। तो हमने मान लिया, हमने दोनों की चाल निकालनी है दोनों कारों की। तो मान लिया A स्थान से जो गाड़ी चली उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और जो B स्थान से चली उसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब 5 घंटे बाद जो A गाड़ी है उसने कितनी दूरी तय करी 5 घंटे के बाद? इसका सूत्र क्या होता है दूरी का? चाल गुना में समय, तो 5x हो गया। इसी तरह से B द्वारा, जो B इस पॉइंट से चलेगी उस द्वारा कितनी दूरी तय की गई? 5 गुना में y। 5 हमारा समय है और y हमारी दूरी है, दोनों की गुना करेंगे। अब इस आप यहाँ से भी देख सकते हो कि यदि एक गाड़ी A से जा रही है, एक B से जा रही है और 5 घंटे बाद मिल रही है, तो इसका मतलब ये जो A से यहाँ जहाँ मिल रही है गाड़ी उतनी दूरी हो गई 5x और B से जहाँ ये गाड़ियाँ मिल रही हैं उतनी दूरी है y। और इन दोनों का जो आप 5x में से 5y घटाओगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए? 100 किलोमीटर। तो 5x - 5y आ गया बराबर 100। ये हमारी पहली समीकरण आ गया। 5 से भाग कर दिया तो x - y आ गया बराबर 20। 20 को दूसरी ओर ले गए तो बराबर में 0 रह गया। अब दूसरी हम स्थिति देखते हैं। अगर ये विपरीत दिशा में चल रही है, मान लो A से कार इधर जा रही है B की तरफ और B से A की तरफ, तब वो 1 घंटे बाद मिलते हैं। तो A द्वारा कितनी दूरी तय की गई? 1 गुना x किलोमीटर, और B द्वारा 1 गुना y किलोमीटर। और उन दोनों का जो योग होगा, उन जो दोनों दूरियों का, वो किसके बराबर होगा? 100 के बराबर। तो हमारे पास क्या आ गया? x + y बराबर 100। तो 100 को दूसरी ओर ले गए तो बराबर 0 आ गया। अब फिर से ये दूसरा समीकरण है, तो दोनों समीकरणों को हम वज्र गुणन विधि से फिर से सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा x के नीचे -1 लिखा, y के गुणांक, y के नीचे हमने अचर संख्याएं लिखी -20 -100, और यहाँ पर लिखा हमने अचर x का गुणांक 1 और फिर से y के गुणांक, और x बटे में आ गया ये गुना करके 100 -20, फिर y बटे में -20 -100 और 1 बटे में 1 -1। तो इसको सॉल्व करके आ गया x बटा 120 बराबर y बटा 80 बराबर 1/2। तो पहले और तीसरे समीकरण से x का मान निकाल लिया 120/2, दूसरे और तीसरे समीकरण से y का मान निकाल लिया 80/2। तो x का मान आ गया 60, y का 40। तो इसका मतलब A स्थान से चलने वाली कार की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थान B से चलने वाली कार की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसका चौथा भाग था। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया, पांचवा देखिए। तो पांचवें भाग में क्या है हमारा सवाल? एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। तो क्षेत्रफल हो जाता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें आयत की विमाएं यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि आयत की लंबाई है x इकाई और चौड़ाई है y। तो हमें पता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो वो बन गया xy वर्ग इकाई। अब पहली शर्त में हमें क्या दिया हुआ है कि यदि उसकी लंबाई
5 इकाई कम कर दी जाती है, तो x माइनस 5 हो गया, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो y जमा 3 हो गया। तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो ये जो इनका क्षेत्रफल होगा x माइनस 5 गुना y प्लस 3, वो किसके बराबर होगा? पहले वाले क्षेत्रफल में से यदि हम 9 घटा दें, यानी कि xy माइनस 9। अब इन दोनों ब्रैकेट को हम गुना करेंगे, x की गुना y से, और बीच में प्लस का निशान, 3 की गुना x से, फिर माइनस का निशान 5 की गुना y से, और फिर माइनस प्लस माइनस का निशान 5 की गुना 3 से, तो 15। xy से xy कट जाएगा, तो ये आ गया 3x माइनस 5y माइनस 15, इस 9 को दूसरी ओर ले गए, प्लस 9 बराबर 0। तो हमारा समीकरण आ गया पहला 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0। अब दूसरी शर्त के अनुसार यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो लंबाई हो गई x प्लस 3 और चौड़ाई हो गई y प्लस 2, ये क्षेत्रफल आ गया। तो क्या है, क्षेत्रफल क्या होगा? 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो क्षेत्रफल आ गया xy प्लस 67। तो फिर से हम इन दोनों की गुना करेंगे और xy से xy कट जाएगा, तो हमारे पास समीकरण बन गया 2x जमा 3y माइनस 61 बराबर 0। तो अब वज्र गुणन विधि, ये दूसरा समीकरण आ गया। वज्र गुणन विधि द्वारा फिर से हमने क्या लिखा, xy1 और 2 के नीचे 23 12, ऐसे तरीका है जो याद रखने का। इसको 2 के नीचे हमने y वाले गुणांक रखे -5 और 3, और 3 के नीचे अचर संख्याएं -6 माइनस 61, 1 के नीचे x वाले गुणांक 3 और 2, और फिर 2 के नीचे -5 और 3। तो x बटे में क्या आएगा, -5 की गुना करोगे -61 से, और माइनस में -6 गुना 3 18, फिर y बटे में -6 की गुना 2 से -12, और माइनस 61 की 3 से, और बराबर 1 बटे में 3 की गुना 3 से 9, और माइनस 10। तो हमारे पास ये आ जाती हैं संख्याएं। x बटे में इसको सॉल्व करोगे 323 बराबर y बटा 171 बराबर 1 बटा 19। तो पहली और तीसरी से x का मान आ गया 323 बटा 9 यानी 19 यानी कि 17, और दूसरे और तीसरे से y का मान आ गया 171 बटा 19 यानी कि 9। तो यानी कि आयत की लंबाई 7 इकाई है और इसकी चौड़ाई 9 इकाई है। तो यहाँ पर हमारे प्रश्नावली 3.5 के सारे सवाल समाप्त होते हैं।